बालेन्द्र शाह ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी। इसी दिन दुनिया का सबसे यंग पीएम शपथ लेता है, बालेन्द्र शाह, जिसे नेपाल में बलेन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात है कि बलेन एक साधारण से बैकग्राउंड से आता है, ना कोई पॉलिटिकल डायनेस्टी और ना ही कोई पॉलिटिकल कनेक्शन। और इसके बावजूद ये 35 साल का युवा नेपाल का 43वां प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, जो कुछ समय पहले तक सिर्फ एक रैपर था, हाथ में माइक लिए छोटी छोटी जगहों पर रैप करता था। और आज इसी की पार्टी ने 275 सीट्स में से 182 सीट्स जीतकर नेपाल में इतिहास रचा है। इतनी बड़ी जीत की ऑपोजिशन प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है। और बलेन ने ये चुनाव जीता है 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट, वो भी पूरे 50,000 वोट्स के साथ। बलेन ने पीएम बनते ही पहले दिन से ही आग लगा दी और शपथ वाली रात को ही सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें 100 पॉइंट रिफॉर्म का रोड मैप लॉन्च किया गया। हर एक पॉइंट की डेडलाइन फिक्स की गई और हर पॉइंट के लिए एक जिम्मेदार ऑफिसर तैनात किया गया। और अगली सुबह होते ही एक्स पीएम मिस्टर ओली को जेनजी प्रोटेस्टर पर गोली चलवाने के लिए अरेस्ट करवा दिया गया। सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप से परमानेंटली बैन किया गया और 1990 से लेकर आज तक के हर बड़े नेता की संपत्ति की जांच के ऑर्डर दिए गए। और 7 प्रोविंसेस में महिलाओं के लिए ब्लू बसेस को फ्री कर दिया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10% बेड्स गरीबों के लिए फ्री करने का भी ऑर्डर दिया गया। नेशनल आईडी से लेकर पासपोर्ट, सिटीजनशिप, लाइसेंस जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सिस्टम बनाया गया। और ये सब करने वाला आदमी नेपाल का पहला मदेशी प्राइम मिनिस्टर है, वो कम्युनिटी जिसे नेपाल ने सालों तक कभी अपना नहीं माना। इस अकेले आदमी ने सिर्फ 3 हफ्ते में नेपाल का रुख बदल दिया। चलिए समझते हैं बालेन्द्र शाह एक रैपर से एक पीएम कैसे बना। बालेन्द्र शाह का बचपन नारादेवी मोहल्ले काठमांडू में गुजरा। पिता एक सरकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर और माँ एक हाउसवाइफ। बलेन 4 भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन बलेन का परिवार ओरिजिनली काठमांडू से नहीं था। ये लोग मधेश से आए थे, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर बिहार के पास है। लेकिन पिता की पोस्टिंग के बाद बलेन काठमांडू में ही पैदा हुआ और वही उनकी परवरिश भी हुई। लेकिन क्योंकि इनका बैकग्राउंड मधेश से था, तो नेपाली लोग उन्हें आउटसाइडर समझते थे। बलेन को पॉलिटिकल अवेयरनेस बचपन से थी, क्योंकि वो अपने पिता के साथ अक्सर सरकारी दफ्तर जाया करता था। उसे अच्छे से समझ में आता था कि सरकारी ऑफिसेज कैसे चलते हैं, कैसे काम होता है और किस तरह करप्शन और मिसमैनेजमेंट सिस्टम को खराब कर रही है। बड़े होकर बलेन ने काठमांडू से ही सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर उसके बाद कर्नाटक से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स हासिल की। फिर वो वापस काठमांडू आया और वहां से उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। और इसके बाद बलेन ने अपनी सोच दुनिया तक पहुंचाने का तरीका निकाला और वो एक रैपर बन गया। और यहीं से उसने नेपाल के करप्शन पर और नेपाल की गरीबी पर रैप्स बनाने शुरू किए। और उसके कुछ ही समय बाद उसका गाना बलिदान लॉन्च हुआ, जो करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। और यहीं से बलेन नेपाल के लोगों की आवाज बनना शुरू हो गया। दिसंबर 2021 में बलेन ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं काठमांडू का मेयर बनूंगा। ये सिस्टम के खिलाफ उसका पहला स्टेप था, क्योंकि ये नेपाल की सबसे पावरफुल लोकल सीट थी और इसको पाने का सपना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इससे पहले नेपाल की पॉलिटिक्स में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काठमांडू का मेयर नहीं बना था, क्योंकि अब तक नेपाल में सिर्फ नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ही पार्टिसिपेंट्स थे, जिनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और यहाँ बलेन का विश्वास था कि वो अकेला लड़ सकता है बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के। बलेन का पहला मकसद था कि वो यूथ तक अपनी बात पहुंचाए और इसीलिए उसने ऑनलाइन स्पेस पर काम करना शुरू किया। बहुत से पॉडकास्ट किए, यूट्यूब इंटरव्यूज दिए और सोशल मीडिया पर डायरेक्टली लोगों से बात की, बिना किसी स्टैंडर्ड भाषण के जो अक्सर नेता लोग दिया करते हैं। बलेन की खास बात थी कि वो हमेशा
प्लान्स के साथ ही बात करता था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि किस तरह बलेन की ब्रांडिंग बनाई गई थी। हालांकि बाय प्रोफेशन वो एक रैपर था, लेकिन उसे नेपाल में एक इंजीनियर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, एक पीएचडी होल्डर, ताकि क्रेडिबिलिटी बढ़े और नेपाल का वो हिस्सा बलेन का साथ दे जो रैप्स नहीं सुनता। ये बलेन के लिए आगे चलकर काफी पॉजिटिव स्टेप साबित हुआ। फिर फाइनली 26 मई 2022 को रिजल्ट आया और बलेंद्र शाह 23,000 वोट्स मार्जिन से पहला इंडिपेंडेंट मेयर बना। और अब बारी आई अपना काम दिखाने की, और सबसे पहला काम था काठमांडू के कचरे की सफाई। काठमांडू हर रोज 1200 टन ऑफ गार्बेज रिलीज करता है, जो डंप किया जाता है सिसोडोल लैंडफिल में, जो कि सिर्फ 3 साल का प्लान था, लेकिन पिछले 20 सालों से इसी जगह को ओवरफिल किया जा रहा है। इसके लिए बलेन ने एक 18 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करवाया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनीज को सौंप दी। फिर काठमांडू की सबसे पुराने रिवर तुकुचा पर काम करना शुरू किया और एक रिवर जो सालों से काठमांडू के नीचे दफन हो चुकी थी उसे रिवाइव करवाया। और भी काफी वायरल एक्शन लिए गए, जैसे होटल्स को ऑर्डर दिया गया कि अपने रेस्टरूम्स पब्लिकली ओपन कर दें। और एक और किस्सा हुआ था जब उन्होंने एक रूलिंग पार्टी एमपी के घर से एक चाइल्ड लेबरर को रेस्क्यू करवाया था। और इसी तरह से बलेन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और 3 साल तक बलेन के खिलाफ कोई भी करप्शन केस रजिस्टर नहीं हुआ था और उसकी यही इमेज आने वाले टाइम में उसके काफी काम आई। बलेन ने कई क्वेश्चनेबल स्टेप्स भी लिए, जैसे 35 दिन के नोटिस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़वा दी बिना किसी रिहैबिलिटेशन प्लान के, जिससे छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और इसी तरह नवंबर 2025 रात 11 बजे बलेन ने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट की जिसमें इंडिया, चाइना, अमेरिका और नेपाल की मेजर पार्टीज के खिलाफ गालियां लिखी थी, जिस पर कुछ ही मिनटों में 34,000 रिएक्शंस आए और फिर एकदम से 22 मिनट में ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। फिर 4 सितंबर 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए, जिसका रीजन दिया गया कि इन प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन पॉलिसीज नेपाल की गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ कंप्लाई नहीं करती। लेकिन लोगों के हिसाब से वहां की सरकार लोगों को कंट्रोल करना चाहती थी और खासकर जेनजीज को, जो कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो सोशल मीडिया यूज करती है। और इसी वजह से लोग यहाँ भड़के हुए थे। और उसके 2 दिन बाद ही एक मिनिस्टर की गाड़ी ने एक 11 साल की लड़की को टक्कर मार दी। फिर उसके बाद जो हुआ वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 8 सितंबर सुबह 9 बजे काठमांडू के मैतीघर चौक पर हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए उतर गए और उनका एक ही नारा था, यूथ अगेंस्ट करप्शन। ये प्रोटेस्ट काफी पीसफुल चल रहा था, लेकिन फिर नेपाल की पुलिस ने बच्चों पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें 1800 रबर बुलेट्स चली, 6200 आंसू गैस के गोले डाले गए और 2642 लाइव बुलेट चलाई गई। एक 12 साल के बच्चे के साथ टोटल 19 लोग मारे गए। और अगले दिन तक लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था और जो प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था वो अब एक अग्रेशन में बदल चुका था। लोगों ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स को आग लगा दी, पॉलिटिशियंस के ऑफिस तक जला डाले और सुप्रीम कोर्ट और सिंघा दरबार में भी आग लगा दी। इस प्रोटेस्ट में 76 लोग मारे गए और 2100 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इसी सब की वजह से नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने रिजाइन डाला। प्रोटेस्टर्स ने बलेन को इंटरिम पीएम बनने के लिए अप्रोच किया, लेकिन बलेन को इंटरिम पीएम बनने से ज्यादा इंटरेस्ट प्रॉपर मैंडेट पीएम की कुर्सी में था और इसीलिए उन्होंने प्रपोजल इनकार कर दिया और इंटरिम पीएम की कुर्सी मिली नेपाल की पहली महिला पीएम चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को। और कुछ हफ्ते पहले ही नेपाल में पीएम इलेक्शन डेट अनाउंस की गई, 5 मार्च 2026। और इसी बीच बलेन राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी को ज्वाइन करता है, क्योंकि बलेन की अपनी खुद की कोई पार्टी नहीं थी और नेपाल में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पीएम नहीं बन सकता। उसके पास पार्टी होनी चाहिए, अपनी सीट्स होनी चाहिए और कैंडिडेट्स होने चाहिए, और बलेन के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन पार्टी ज्वाइन करने का फैसला बलेन के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके 3.5 साल के मेजर करियर में
उसके ऊपर एक भी करप्शन का आरोप नहीं था। वहीं आरएसपी पार्टी जो 2022 में लीडर रवि ने स्टैब्लिश की थी, वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग और 2 पासपोर्ट रखने के जुर्म में जेल जा चुके थे, जो फिलहाल बेल पर बाहर थे। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने बाद में इसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का नाम दिया। मतलब बलेन के पास पॉपुलैरिटी के अलावा कुछ भी नहीं था और आरएसपी को अपनी पार्टी के लिए इसकी सख्त जरूरत थी। और आरएसपी के पास बहुत बड़ी सोशल मीडिया टीम थी। यूएस में नेपाली डायस्पोरा का एक बड़ा फंडिंग नेटवर्क था, एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी थी और इस सब की जरूरत बलेन को थी। फिर 18 जनवरी 2026 बलेन ने काठमांडू का मेयर का पद छोड़ दिया और फिर आया 5 मार्च 2026, जिस दिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने 182 सीट्स जीतकर अपनी पार्टी को विजय घोषित किया। फिर 27 मार्च 2026 को बलेन ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। बलेन का अब तक का सफर काफी अच्छा रहा, लेकिन आगे क्या होगा ये समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेपाल ने 2008 के बाद 12 से ज्यादा सरकारें देखी हैं और हर एक ने बदलाव के वादे किए हैं, लेकिन कोई भी डिलीवर नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है कि क्या बलेन नेपाल की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी भी आरएसपी पार्टी पर कई सवाल खड़े हैं। कैबिनेट में ऑलरेडी पावर स्ट्रगल दिखाई दे रही है। जो अभी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, वो कन्वीनियंस कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। नेपाल की इकोनॉमी फ्रेजाइल है, यूथ अनएम्प्लॉयड है, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना ही कोई अर्बन प्लानिंग है। बहुत ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी फैली हुई है। क्या बलेन नेपाल के लोगों के लिए एक प्रॉमिसिंग प्रेजेंट और फ्यूचर बना पाएगा? ये समझने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ बलेन को सत्ता में आए कुछ ही हफ्ते हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। And this is my perspective on what matters. See you in the next video.